हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम AIBE की सीरीज शुरू करेंगे जो कि अभी हमारा एग्जाम होने वाला है दिसंबर में। तो आज हमारा डे 1 है जिसमें हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो मैंने शेड्यूल बताया था उसके हिसाब से हम उसको स्टार्ट करेंगे, जिसके हम इसमें सिर्फ MCQs करेंगे। देखो, अब मैंने इसमें बताया था कि हमारी दो तरह से क्लासेस चलेगी। कौन सी? एक तो वो जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड होंगे, ठीक है, और दूसरा मैंने कहा था कि जो सेक्शन बेस्ड ना होकर कुछ हल्के से घुमा के ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। तो इस वीडियो में हम सेक्शन बेस्ड ना करके, इसका रीजन क्या है, क्योंकि सेक्शन बेस्ड तो क्या है, अगर हमें बेयर एक्ट के बारे में पता होगा तो हम इजिली सेक्शंस को देख सकेंगे इंडेक्स के थ्रू भी। बट हम थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो सेक्शन बेस्ड नहीं है और जो हमें डायरेक्ट पता है बेयर एक्ट में आसानी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें उनकी भी तो प्रैक्टिस करनी है ना। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Words and expressions used in the specific relief act but not defined in the act have meaning as defined in the। हमने बोला कोई ऐसे words वगैरह जो specific relief में तो दे रखे हैं बट यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो उनका मीनिंग हम कहाँ से लेंगे? देखो, जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हूँ। जैसे कि सपोज कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसका मीनिंग अगर हमें देखना होगा तो हम कहाँ से देखेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ओके, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन कर रखे हैं और स्पेसिफिक रिलीफ में उनका सिर्फ और सिर्फ नेम दे रखा है, कहीं मीनिंग नहीं दे रखा। ओके, तो हम किसको रेफर करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट को। अगले पे आओ। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड। हमने बोला हम स्पेसिफिक रिलीफ दे सकते हैं। किस केस में दे सकते हैं? फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर एनफोर्सिंग अ पीनल लॉ। एनफोर्सिंग पीनल लॉ एंड नॉट फॉर एनफोर्सिंग सिविल राइट। ओनली फॉर एनफोर्सिंग पीनल लॉ, ओनली फॉर एनफोर्सिंग सिविल राइट्स। अच्छा, एनफोर्सिंग बोथ सिविल राइट्स एंड पीनल लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ है, स्पेसिफिक रिलीफ में क्या होता है, सपोज जो हमें कॉन्ट्रैक्ट से रेमेडी नहीं मिल पाई तो हमें जो है स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए। स्पेसिफिक रिलीफ मतलब कि या तो हमें कैंसिल करवाना है उस चीज को या हमें रेक्टिफाई करवाना है, हमें कोई चीज ठीक करवानी है। तो हमने बोला हम ये किस वे में कैसे हम ग्रांट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल के सिविल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, क्योंकि पीनल लॉ से इसका कोई भी लिंक नहीं है। ओके, अगर हम इसकी एक ट्रिक और देखें, हम इसको ऐसे देख सकते हैं। अभी हम जो फर्स्ट क्वेश्चन करके आए कि इसके जो मीनिंग्स हम देखते हैं वो कहाँ से देखते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा किस नेचर का है? सिविल नेचर का है। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखो, ये जो पेपर है हमारा, पेपर को हमें ऐसे नहीं है कि हमें हर चीज रटनी है। अगर हम ट्रिक से कोई चीज सॉल्व कर सकते हैं तो वो हमारे लिए बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें वो जल्दी चीज याद भी आ जाएगी। ओके, तो इसमें मैं यही बताती रहूंगी, अगर कोई सेक्शन है किसी और सेक्शन से रिलेट कर रहा है या उसके लिए कुछ कहानी है, ताकि हमें वो चीज याद रहे। ओके, अब आ जाओ अगला। एन ऑर्डर या डिक्री पास इन अ सूट जो प्रेजेंटेड है सेक्शन 6 में। देखो, अब यहाँ पे बोला जो भी ऑर्डर या डिक्री पास की गई है सेक्शन 6 में, वो क्या चीज है इनमें से? अब हम अगर सेक्शन 6 हमें पता है, हम डायरेक्ट जा सकते हैं। वहां लिखा है नीदर अपीलेबल नॉर रिव्यूएबल। ठीक है, ये तो हो गया ऑप्शन सी। बट अगर यहाँ पे ये ऑप्शन ना देकर हमसे पूछते कि वहां पे क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पे तो क्या बोला है? प्रेजेंटेड अंडर, ना ही अपील हो सकती है ना ही रिव्यू। बट हमसे क्वेश्चन में आप क्या पूछ लिया? क्या हो सकता है। और ऑप्शन में अगर दे दिया रिवीजन, फिर दे दिया हमें अपील, फिर हमें दे दिया रिव्यू, अगर हमें ऑप्शंस में ऐसे दे दिया, तो हमें अगर सेक्शन 6 पढ़कर भी समझ नहीं आ रहा है तो हमें ये खुद देखना पड़ेगा, ना ही अपीलेबल है ना ही रिव्यूएबल है, तो क्या है? रिवीजन हो सकती है। ओके, अब आ जाओ अगले पे। क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज, क्वेश्चन ऑफ टाइटल है जो, वो उसमें क्या है? इसके ऑप्शंस हैं, क्या वो रेलेवेंट है अंडर सेक्शन 6 में, इररेलेवेंट है अंडर सेक्शन 6 में, क्वेश्चन ऑफ टाइटल कोई प्रोविजन ही नहीं है, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है इररेलेवेंट। क्यों? देखो, मैंने बोला क्वेश्चन ऑफ टाइटल। अगर अब हमें इसको नहीं पता लगेगा कि ये रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है, ना ही हमें ऑप्शंस पता लगेंगे। हम इसके लिए खोलेंगे सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बोलता है बेयर एक्ट का? बेयर एक्ट लेकर बैठना। ठीक है, सेक्शन 6 बोलता है सूट बाय पर्सन जिसको हमने डिस्पोजेस किया है, जहां से जिसको हमने प्रॉपर्टी से बेदखल किया है, डिस्पोजेस किया है, तो वो बंदा जो है यहाँ पे सूट फाइल कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ टाइटल क्या हो गया? इररेलेवेंट हो गया। क्यों?
यहाँ पे मेन जो हमारा प्राइमरी चीज है वो है डिस्पोजिशन के बारे में, और जो हमारा टाइटल के रिगार्डिंग है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कोलेटरल हो जाता है, तो इररिलेवेंट है अंडर सेक्शन 6। ओके, अब आगे आ जाओ। स्पेसिफिक रिलीफ में अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन कैन बी फाइल्ड। मैंने बोला जो हमारा सूट है पोजेशन का, अगर अब हमें नहीं पता मूवेबल है इमूवेबल है, ना ही हमें सेक्शन से पता लगेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम खोलेंगे अपना इंडेक्स। इंडेक्स में हमें सिर्फ स्टार्टिंग के सेक्शंस देखने हैं, जहां पे हमें दिख जाएगा कि वहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी भी मेंशन है और इमूवेबल भी मेंशन है। जैसे कि सेक्शन हमारे 5 में और 6 में इमूवेबल दे रखा है, 7 और 8 में मूवेबल के बारे में, तो ये इंडेक्स देखते हमें पता लग जाएगा। ऐसे ही अगर कोई प्रॉपर्टी लॉ का क्वेश्चन आ गया, उसमें भी मूवेबल है या इमूवेबल है, वो भी हम इंडेक्स से देख के पता लगा सकते हैं। ओके, अगले पे आ जाओ। तो इसका ऊपर वाले का आंसर क्या था, इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ, क्योंकि दोनों ही इसमें इंक्लूड करे जाएंगे। ओके, इन अ सूट अंडर सेक्शन 6 द कोर्ट कैन, सेक्शन 6 में कोर्ट क्या कर सकती है, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, क्या टाइटल पे एडजुडिकेट कर सकती है, डिफेंडेंट को बोल सकती है कि अपना स्ट्रक्चर हटा, प्लेंटिफ को बोल सकती है कि ठीक है तू पुल डाउन कर दे उसका स्ट्रक्चर, जो भी उसने बिल्डिंग बनाई है उसको तू गिरा दे, या नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। रीजन बीइंग, अभी हमने पढ़ा सेक्शन 6 रिलेट करता है डिस्पोजेशन से, तो ये उसका टाइटल जैसे पढ़ोगे उसकी हेडिंग तो पता लग जाएगा डिस्पोजिशन पे है, तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर अ स्पेशल रेमेडी ऑफ पोजेशन बाय वे ऑफ अ समरी प्रोसीजर फॉर अ पर्सन डिस्पोज्ड ऑफ इमूवेबल विदाउट कंसेंट एंड अदरवाइज इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। वैसे हम इसको देखो सेक्शन देखकर हम पता कर सकते हैं, बट इसका मैं तरीका बताती हूँ। देखो सेक्शन 6 सीपीसी का आ गया, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसको पोजेशन से निकाला है, एक स्पेशल रेमेडी बताओ, कौन सा स्पेशल रेमेडी देता है जहां पे वो अपना समरी प्रोसीजर इंस्टीट्यूट कर सकता है। रेमेडी किस चीज की, जब उसको डिस्पोजेस कर दिया है उसकी कंसेंट के बिना। इसका आंसर अभी हमने पढ़ा सेक्शन 6 है स्पेसिफिक रिलीफ का। ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाला, क्योंकि सेक्शन 6 काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते थे इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को भी डाला है। ओके, सेक्शन 12 हमारा एसआरए का क्या बोलते हैं, साथ के साथ देख ही लेते हैं। पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट को हमें पार्टली परफॉर्म करवाना है तो उसकी बात करता है सेक्शन 12। ओके, इन केस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परचेजर मे रेलिंग्विश, हमने बोला कि अभी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर परफॉर्म करवाना है दैट इज सेक्शन 12। मे रेलिंक्विश, परचेजर रेलिंक्विश कर सकता है क्लेम टू फर्दर परफॉर्मेंस एंड हैज राइट टू कंपनसेशन। May not relinquish claim and has no right to compensation. Specific performance not possible, none of the above. अब याद रखना, जो हमारा पार्ट परफॉर्मेंस है, पार्ट परफॉर्मेंस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का नहीं हो सकता, इसका एक्सेप्शन भी हमें दे रखा है सेक्शन 12 में। सिमिलरली कैंसिलेशन भी जो है हम पार्ट में कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इसका भी एक्सेप्शन है सेक्शन 32। किस चीज का, एसआरए का। ओके, अब मैंने बोला ये क्वेश्चन ध्यान से समझो। अब हमें इसको देखकर पता लग रहा है हमें ना सेक्शन 12 दिमाग में आ रहा, हमें अभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, तो हम कैसे इसको देखेंगे। अगर मानो हमें किसी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है, जैसे कि ये पूरा मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को इसका पार्ट ही परफॉर्म करवाना है स्पेसिफिकली, मेरे को सिर्फ इतना पार्ट परफॉर्म करवाना है। अब मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगी, जो परचेजर है मुझे परफॉर्म करवाना है, तो मैं रिलिंक्विश कर दूंगी जो फर्दर परफॉर्मेंस है रिमेनिंग पार्ट की। मैं कहती हूँ ठीक है भाई ये रहने दे, और पर मेरे को इसके बदले में कंपनसेशन दे दियो। ओके, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं पहले। फिर अगला मैंने बोला मैं रिलिंक्विश नहीं करूंगी फर्दर परफॉर्मेंस को, मैं तो नहीं छोड़ रही, एंड ना ही मेरे पास राइट है कंपनसेशन का। मैंने बोला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही लगेगा, ए ऑप्शन सही है। रीजन, मैं पार्ट जितना मुझे लगता है मैं परफॉर्म करवाऊंगी और मेरे पास राइट है कंपनसेशन का, क्योंकि जो मेरे को लॉस हुआ है उसका तो मैं कंपनसेशन लूंगी सामने वाले से। क्योंकि मानो अगर मेरे को 100 पेंसिल्स लेनी है, वो बंदा जो सेलर है, अब सेलर मुझे कह रहा है कि मैडम जी मैं आपको सिर्फ 60 पेंसिल ही दे पाऊंगा, मैं नहीं दूंगा ज्यादा। मैं क्या बोलूंगी, ठीक है भाई रहने दे, तू 40 पेंसिल मत दे पर मेरे को कंपनसेशन दे तू उसका। तो ये हो जाता है हमारा पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अगले पे आओ। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि 12 महीनों के लिए एट बी के थिएटर पे टू सिंग विद बी, टू सिंग फॉर 12 मंथ्स एट बी थिएटर। ए कहता है ठीक है मैं 12 महीनों के लिए तेरे थिएटर में गाना गाऊंगा, एंड नॉट टू सिंग इन पब्लिक एल्सवेयर।
अब मैंने बोला मैं 12 महीनों के लिए तेरे पास आऊंगा और गाना गाऊंगा, और मैं पब्लिक में कहीं पर भी नहीं गाऊंगा। अब इसमें क्या है, अभी इसमें हमें एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है, देखो हमें पता है, हमें सेक्शन नहीं पता, मैं ये एज्यूम कर रही हूँ, बट अभी मैं बताती हूँ सेक्शन 14 इसका याद रखना, जिसमें हमने बोला कि किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट को हम स्पेसिफिक परफॉर्म नहीं करवा सकते और किस किस को करवा सकते हैं। जो हमारी पर्सनल स्किल्स पे बेस्ड होती है, हम उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें गाना गाना है, ठीक है, और मैंने मना कर दिया मैं तो नहीं गाऊंगी, मेरी मर्जी, तो तुम मेरे से जबरदस्ती नहीं बोल सकते हो कि तेरे को तो परफॉर्म करना पड़ेगा, हम तेरे को 5 लाख रुपए दे देंगे पर तेरे को परफॉर्म करना पड़ेगा। नहीं भाई, ये मेरी मर्जी है, मेरी पर्सनल लाइकिंग है कि मुझे तुम्हारे कंसर्ट में गाना गाना है कि नहीं गाना। ओके, तो ये हो जाता है हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पर्सनल लाइकिंग के बेस पे हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी। तो यहाँ बोला बी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकता, बट हाँ मैं इंजंक्शन ले सकता हूं। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ क्या था, 12 महीने के लिए मैं गाना गाऊंगी तेरे थिएटर में, किसके थिएटर में, बी के थिएटर में, और मैं उस दौरान कहीं भी पब्लिक में गाना नहीं गाऊंगी। अब इसमें क्या है, मैंने अभी बताया कि बी जो है जबरदस्ती उसको नहीं बोल सकता कि तेरे को तो गाना गाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। बट हाँ, वो इंजंक्शन ले सकता है, कोर्ट्स में जाके मेरे खिलाफ बोल सकता है, इसको रोको कि पब्लिक में भी नहीं गाएगा, इसने बोला था। तो बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकता, बट हाँ एंटाइटल्ड है वो इंजंक्शन लेने के लिए। क्या है वो एंटाइटल्ड है इंजंक्शन लेने के लिए, जो ए को मना करेगा वो पब्लिक में नहीं गाएगा। ओके, तो ऑप्शन है ए। अगला आ जाओ, विच इज नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल, हम यहाँ पे एनफोर्स नहीं करवा सकते स्पेसिफिकली, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। कौन सा ऐसा इसमें से पॉइंट आएगा, बताओ। टू सेल एन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, क्या मेरे को तुम रोक सकते हो कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ना बेच, नहीं, अगर मेरे को पता है मेरे को ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं तो करवाऊंगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसकी। टू सेल, तो देखो जो भी सेल परचेज की चीजें होती हैं उसका हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, रीजन बीइंग एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके, जो सेलिंग और बाइंग पे डिपेंड करता है। परफॉर्म इन अ सिंगिंग प्रोग्राम, तुम मेरे से जबरदस्ती गाना नहीं बोल सकते हो। ये हमारा कहाँ दे रखा है, ये हमारा दे रखा है सेक्शन 14 में। ठीक है, अब मैं थोड़े से एग्जांपल और देती हूँ जो इसी के रिगार्डिंग आ सकते हैं। अब मैंने बोला कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तुम करवा सकते हो, कोई भी सेल आइटम करनी है, तुम्हें कोई आइटम खरीदनी है वो करवा सकते हो। क्या हम सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टी को जब वो कोर्ट ने अटैच कर रखी है, तो क्या तुम इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हो? आंसर इज नो। क्यों? तुम्हें पहले कोर्ट से ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी क्या है, अंडर अटैचमेंट है, इस वजह से तुम नहीं करवा सकते हो। ओके, अगला मैंने बोला कि अगर सपोज मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, ये है कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, तो क्या अगर मैं कल को मिस्टर एक्स से शादी नहीं कर रही, तो क्या एक्स मेरे अगेंस्ट में वो चीज स्पेसिफिक परफॉर्म करवा सकता है? आंसर इज नो। रीजन भी बिकॉज ये मेरी पर्सनल लाइकिंग्स पे डिपेंड करता है। ऐसे ही कोई भी अगर मेरे को बुक लिखनी है या कोई भी मेरे को मेरी पर्सनल सर्विसेज रेंडर करनी है, तो वो चीज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका आंसर है सी। ओके, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अ मारुति कार, क्या मैं इसको स्पेसिफिकली एनफोर्स करवा सकती हूँ? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि सेल ही तो कर रहे हो मारुति कार को, तो ये हो सकता है। ओके, इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट कैन अवॉर्ड कंपनसेशन टू द प्लेंटिफ। देखो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कोर्ट जो है प्लेंटिफ को तब तक कंपनसेशन नहीं देता जब तक कि प्लेंटिफ खुद उसको सामने से नहीं मांग लेता। क्योंकि कोर्ट को कैसे पता लगेगा, ठीक है भाई तू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा रहा है, बट मुझे क्या पता तेरे को कितना कंपनसेशन देना है, मुझे क्या पता कि तुझे कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ पे कभी भी कंपनसेशन देना होता है सिर्फ तभी जब प्लेंटिफ उसको पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली क्लेम करेगा। तो आंसर क्या हो गया, ओनली इफ द प्लेंटिफ क्लेम सच कंपनसेशन इन हिज बिड, जब वो उसको क्लेम करेगा। ओके, अब आ जाओ, मैंने बोला कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। अभी हम पढ़ के आए कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि तुम्हें एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना है अकॉर्डिंग टू इट्स स्टिपुलेशन। जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल एग्जीक्यूशन करवाना है। ओके, अब कह रहे हैं when due to fraud played by the parties a contract in writing does not express its real intention।
then appropriate remedy would be a suit for। अब देखो, अगर अब हम इसको पढ़ेंगे, हमें पता है ये तो सेक्शन बेस्ड है ही नहीं, अब हम इसको सॉल्व कैसे करें? तो इसके लिए क्या सोचना है, देखो पहले हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। मैंने बोला जब पार्टीज फ्रॉड करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट की रियल इंटेंशन सामने आ ही नहीं रही, तो हमारे पास एप्रोप्रिएट रेमेडी क्या होगी? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मैंने बोला, मैं अभी ऑप्शन समझा रही हूँ, मैंने बोला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अरे तुम पार्टीज ने फ्रॉड किया है, तुम्हारी ना ही रियल इंटेंशन आ रही है, तुम उस चीज के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे करवा सकते हो जब तुम्हें पता ही नहीं कि रियल फैक्ट्स उसके क्या चीज है? तो तुम उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। ओके। डिक्लेरेशन, अगर देखो ये पता ना लगे ना, इन ऑप्शंस के थ्रू भी क्या करोगे? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ये तो चलो मतलब पता है, डिक्लेरेशन का मतलब नहीं पता, तो इंडेक्स में डिक्लेरेशन सर्च मारो, पता लग गया कहाँ पे है, मिल गया हमें सेक्शन 34। उस डिक्लेरेशन पढ़ो, क्या उस डिक्लेरेशन में इसके रिगार्डिंग कोई भी चीज है? अगर आंसर आता है हाँ, तो उसको आंसर को जा सकते हो तुम उस पे, बट बिना ऑप्शंस पढ़े मत चलना। अगर नहीं आ रहा तो डायरेक्ट क्रॉस मारो। अब डिक्लेरेशन में क्या होता है, हमारा कोई भी लीगल करेक्टर या लीगल राइट इन्वॉल्व होता है, ध्यान रखना, लीगल करेक्टर या लीगल राइट इन्वॉल्व होता है, तो डिक्लेरेशन भी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अभी देखते हैं। परपेचुअल इंजंक्शन, इंजंक्शन हमें इसका नॉर्मल मीनिंग हमें पता है, किसी को रोकना। परपेचुअल मतलब परमानेंट किसी को रोकना। अरे यहाँ तो फ्रॉड की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ये कुछ भी नहीं है इसके बारे में। इसका मतलब हमें समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? रेक्टिफिकेशन के साथ जा रहा है। अब इसका मतलब देखते हैं। मैंने बोला रेक्टिफाई क्या होता है, हमने अगर पढ़ा हो कि अरे ये तो मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, इसको रेक्टिफाई कर ले। रेक्टिफाई मतलब उसको ठीक कर ले। तो अगर फ्रॉड की वजह से पार्टीज की रियल इंटेंशन नहीं सामने आ रही है, तो वो रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, अपने उस इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर सकते हैं। ओके। अब इसी के रिगार्डिंग, यहाँ पे तो था फ्रॉड, अगर ये चीज आ जाए कि तुम्हारा जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल है, क्या बोला मैंने? अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल है, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो? तुम जाओगे कैंसिलेशन के लिए, कैंसिलेशन के लिए जाओगे, और ये कहाँ है? सेक्शन 31 में। ठीक है। अभी 32 में हम क्या पढ़ के आए थे? जब हमें इंस्ट्रूमेंट्स को पार्टली कैंसिल करना है, वो कहाँ पढ़ा था अभी हमने? 32 में। किसके साथ पढ़ा? सेक्शन 12 के साथ, जहां पे क्या था? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो है पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ओके, ऐसे थोड़ा ध्यान करना सीखो, इनको कनेक्ट करना सीखो, और सिर्फ वीडियो को सुनोगे उससे भी बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो चीजें तुम्हें ना, जैसे आंसर्स मार्क करोगे ना एग्जाम्स में, एट अ टाइम वो क्लिक करेगा कि जो मैं बोल रही हूँ, तो जो मैं बोल रही हूँ उस पर भी ध्यान रखना। ओके। रिलीफ ऑफ रेसिशन इज ग्रांटेड इन केसेस, अभी हमने कैंसिलेशन पढ़ा, हमने बोला कैंसिलेशन कहाँ होता है? वॉइड या वॉइडेबल में। ऐसे ही रेसिशन है, रेसिशन कहाँ होएगा वो देखते हैं। हमने बोला when where the contract is void, where the contract is voidable, या फिर both void and voidable contract, या फिर neither void nor voidable contract। ध्यान रखना, जो हमारा कैंसिलेशन है, जो हमारा सेक्शन 31 में आता है, वो तो बात करता है हमारा void और voidable की। किस चीज की बात करता है? void और voidable की। बट जो हमारा रेसिशन आता है, ये अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे। किस पे अप्लाई होता है? सिर्फ और सिर्फ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे। ओके, अब आ जाओ आगे। अब मैंने बोला अ डिक्लेरेशन मेड अंडर स्पेसिफिक इज बाइंडिंग ऑन, जो भी डिक्लेरेशन है, अभी मैंने बताया डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन अगर हमें नहीं पता कहाँ है, एट अ टाइम आ जाओ इंडेक्स पे। इंडेक्स पे पता लग रहा है हमें देखने पे सेक्शन 34 और 35 पे। अब 34 को हमने पढ़ लिया, हमें नहीं समझ आ रहा, अब हम 35 देखते हैं। आप लोग भी अपनी बैरक खोलो, मैं भी खोलती हूँ। देखो 35 को देखते पता लग रहा है, ये जो है बाइंडिंग होएगा सिर्फ और सिर्फ पार्टीज टू द सूट, और जो पर्सन क्लेम कर रहे हैं, तो मतलब कि बोथ ए एंड बी। अब इसका ट्रिक मैंने क्या बताया कि पहले तुम देख लो डिक्लेरेशन कहाँ पे है। डिक्लेरेशन मतलब जो हमारी डिक्लेरेटरी डिक्री है, और वो हमें इंडेक्स में देखते पता लग गया कि सेक्शन 34 और 35 इसकी बात करता है, तो अपना ऑप्शन ढूंढ लो, बस इजी। A declaratory decree under specific relief can be, क्या हो सकता है? Commuted, withheld, declined, cannot be declined। अब अगर हम सेक्शन 34 को पढ़ेंगे, वहां पे हमें समझ आएगा कि वो जो है मैंडेटरी नहीं है, और वो बात करता है मे। सेक्शन 34 की लैंग्वेज पढ़ते पता लग जाएगा, मे इन हिज डिस्क्रिशन, तो वो कोर्ट की मर्जी है। इसका मतलब जो भी
डेक्लरेटरी डिक्री है, कोर्ट उसको मना भी कर सकती है। ओके। सेक्शन 34 ऑफ एसआरए क्या बताता है? अब मैंने बोला सेक्शन 34 क्या बता रहा है? सेक्शन 34 बोल रहा है एवरी टाइप ऑफ डिक्लेरेशन नहीं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने ऊपर क्या बताया, लीगल करेक्टर के बारे में और लीगल राइट के बारे में। तभी मैंने बोला ध्यान से सुनो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंटरलिंक्ड है। ओनली डिक्लेरेशन ऑफ लीगल करेक्टर नहीं ओनली बोला है, सिर्फ और सिर्फ राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, ऑन अ डिक्लेरेशन ऑफ लीगल करेक्टर या राइट टू प्रॉपर्टी, आंसर इज यस। ओके। What is the effect of decree of declaration of a title passed by court? ऑप्शन देखते हैं। Binds the parties to the suit only. अभी डिस्कस किया डिक्लेरेशन, क्या ये डिक्लेरेशन है अगेंस्ट एवरीबडी? डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या है इसका? सिर्फ पार्टीज को बाइंड करती है प्लस जो भी पर्संस क्लेम कर रहे हैं। चलो इसका थोड़ा सा मतलब देखते हैं। डिक्लेरेशन मतलब ए ने बी को बोला कि ये जो है मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब क्या है, ये यहाँ पे इसका लीगल राइट है प्रॉपर्टी के ऊपर, किसका? ए का। बट बी क्या है, मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है, कह रहा है नहीं तेरा तो कोई राइट नहीं बनता, इस पे तो मेरा ही राइट है। ओके। बट कोर्ट ने क्या है, ये किसके फेवर में दे दिया? ये ए के फेवर में दे दिया। अब क्या हुआ, कल को एक स्ट्रेंजर आता है सी, इसको कर लेते हैं डी। एक स्ट्रेंजर आता है डी, डी ए को बोलता है कि इस प्रॉपर्टी में तो मेरा लीगल राइट है। अब क्या होता है, ए क्या यहाँ पे अपनी डिक्री शो कर सकता है कि देखो कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दे रखा है कि इस प्रॉपर्टी में सिर्फ मेरा ही लीगल राइट है? तो क्या ए ऐसा कर सकता है? आंसर इज नो। रीजन बीइंग, क्योंकि वो जो डिक्री आई थी वो वाली डिक्री सिर्फ ए और बी के बीच में ही बाइंडिंग थी। कल को अगर कोई और स्ट्रेंजर आता है तो वो भी अपना यहाँ पे सूट लेकर आ सकता है, किसके रिगार्डिंग? डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग। और यहाँ पे फिर इस डी का कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा कि मेरा इस प्रॉपर्टी पे लीगल राइट है जो कि मेरे को ए पर्सन डिनाई कर रहा है। ओके, आई होप आपको डिक्लेरेशन समझ आ गया होगा। अब आगे आ जाओ। व्हाट इज ट्रू ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन? क्या बोल रहा है? टेम्परेरी इंजंक्शन, टेम्परेरी हमें नाम से पता लग रहा है, अगर हमें बिल्कुल भी नहीं पता इसका मतलब क्या है, देखो टेम्परेरी जो चीज परमानेंट नहीं है, इंजंक्शन किसी को रोकना, रिस्ट्रेन करना। अब क्या ये परमानेंट होएगा पार्टीज के बीच में? अरे नाम टेम्परेरी है तो ये परमानेंट तो हो ही नहीं सकता। कंक्लूड्स द राइट, अरे ये चीज तो टेम्परेरी है, टेम्परेरी चीज कभी क्या कोई कंक्लूजन निकाल सकती है? क्या किसी के राइट्स फुल्ली डिटरमाइन कर सकती है? आंसर इज नो। फिर कंटिन्यूज अंटिल अ सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड, कांट बी ग्रांटेड एक्स पार्टे। देखो ये दोनों बताती हूँ। कांट बी ग्रांटेड एक्स पार्टे, आंसर नो। क्यों? अगर मानो ए को बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, मतलब कि उसके लीगल राइट बहुत ही ज्यादा वॉयलेट हो रहा है, ये भागा भागा कोर्ट में जाएगा। अब अगर कोर्ट को लग रहा है कि हाँ बी जो है जान करके ए का राइट वॉयलेट कर रहा है और बी जो है जान करके अपीयर नहीं हो रहा है और कोई अर्जेंट मैटर है, तो कोर्ट जो है एक्स पार्टे भी पास कर सकता है। तो कांट बी ग्रांटेड नहीं, कैन बी ग्रांटेड हो सकता है एक्स पार्टे। तो आंसर क्या हुआ? टेम्परेरी, जो एक स्पेसिफाइड पीरियड तक ही चलती है। ओके। इंजंक्शन ग्रांटेड अंडर स्पेसिफिक रिलीफ मे बी, अब भी हमने बोला कि टेम्परेरी इंजंक्शन भी दे सकता है कोर्ट, परपिचुअल इंजंक्शन भी दे सकता है कोर्ट। परपिचुअल मतलब जो परमानेंट है, जो क्या है? परमानेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेरी या परपिचुअल। देखो एक और इंजंक्शन होता है मैंडेटरी, जो हम सेक्शन 39 में पढ़ते हैं। अगर ये भी ऑप्शन में आ गया तो हमें इसको भी मार्क करना होगा। ओके। जो हमारा टेम्परेरी इंजंक्शन है वो हम कहाँ क्लेम करते हैं? एज अकॉर्डिंग टू सीपीसी, ठीक है। पर परपेचुअल इंजंक्शन किसके अकॉर्डिंग करते हैं? एसआरए के अकॉर्डिंग। कहाँ लिखा है? सेक्शन 38 में। ओके, अब आ जाओ आगे। हमने बोला क्या डिफरेंस है इंजंक्शन के बीच में और अटैचमेंट ऑर्डर के बीच में। देखो इंजंक्शन मतलब हमें पता है किसी को रोकना, किसी को रिस्ट्रेंट करना, रिस्ट्रेंट। और अटैचमेंट ऑर्डर मतलब कि किसी की प्रॉपर्टी मैंने अटैच कर ली। देखो क्या होता है, सपोज मैंने किसी को समन्स भेजे कि तेरे को कोर्ट में अपियर होना है, वो नहीं आ रहा। मैंने वारंट ऑफ अरेस्ट भेजा कि भाई जाओ उसको मिस्टर एक्स को पकड़ के लाओ, वो नहीं आ रहा है, वो फिर भी नहीं आया, वो भाग गया, कुछ भी। अब हम प्रोक्लामेशन करते हैं कि तुम्हें जो है 30 दिनों के अंदर जो भी है या कोई भी टाइम पीरियड जो अब है नए रूल्स के अकॉर्डिंग, कि प्रोक्लामेशन कर रहे हैं कि तुम्हें जो है कोर्ट के सामने अपियर होना पड़ेगा।
अब कभी कभी क्या होता है प्रोक्लामेशन में हम कहते हैं ना जिसको भगोड़ा वो नहीं आ रहा, हम क्या करते हैं उसको लाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेते हैं। तो इसलिए डिफरेंस पूछ रहे हैं इंजंक्शन में और अटैचमेंट ऑर्डर में। देखो क्या कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम है? नो, ऐसा तो नहीं है। इंजंक्शन जो है बाइंड करता है नॉट ओनली द पार्टीज बट ऑल्सो थर्ड पार्टीज को भी बाइंड करता है, जबकि अटैचमेंट जो है सिर्फ पार्टीज टू द सूट को ही बाइंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इंजंक्शन जो है बाइंड्स नॉट ओनली द पार्टीज बट थर्ड पार्टीज को भी, एंड वेयर इज अटैचमेंट जो है सिर्फ पार्टीज को बाइंड करता है। मान लो अगर मैंने कल को ये वाला लैंड अटैच कर लिया है, अगर मैंने इस लैंड को अटैच कर लिया तो कल को ए और बी के बीच में अगर ये अटैचमेंट वाला सूट चल रहा है, ये प्रॉपर्टी चल रही है, तो क्या कल को कोई और बंदा आकर जिसका इंटरेस्ट है वो सेल कर सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी कोर्ट ने अटैच कर ली है तो हर पर्पज के लिए पहले कोर्ट के ऑर्डर्स ही तुम्हें लेने पड़ते हैं। तो इंजंक्शन ऑर्डर बाइंड, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इंजंक्शन ऑर्डर जो है बाइंड्स ओनली द पार्टीज टू द सूट। अगर मैं ए को बोल रही हूँ, ए इंजंक्शन लेने गया है बी के अगेंस्ट में कि बी को बोलो मुझे घर से बाहर नहीं निकालेगा, और ए को इंजंक्शन उसके फेवर में मिल गया है, तो ये बाइंड करेगा सिर्फ पार्टीज को ही, ये सिर्फ इनके बीच में ही चल रहा है। जबकि अटैचमेंट ऑर्डर नॉट ओनली बाइंड द पार्टीज, सिर्फ पार्टीज को बाइंड नहीं करती बल्कि थर्ड पार्टीज को भी बाइंड करती है। कल को मिस्टर एक्स आकर ये प्रॉपर्टी सोल्ड आउट नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ओके, मैंडेटरी इंजंक्शन इन द नेचर इज, अब मैंडेटरी इंजंक्शन का क्या नेचर है? मैंडेटरी इंजंक्शन अब हमें नहीं पता ये कहाँ है। इंजंक्शन से इतना तो समझ आ रहा है कि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिगार्डिंग है, तो स्पेसिफिक रिलीफ से रिगार्डिंग है, खोलो अपना इंडेक्स, देखो मैंडेटरी इंजंक्शन का है। ये हम देखेंगे सेक्शन 39 में। अब सेक्शन 39 में देखकर हमें नहीं आइडिया होगा कि किस चीज की बात करता है, रेस्टिट्यूटरी की बात करता है, प्रोहिबिटरी की। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ, कि ये रोकता भी है और रिस्टोर भी करवाता है अगर किसी का कोई भी लॉस हुआ है। प्लस अगर हमारे पास ऑप्शन में ये भी आया प्रोस्पेक्टिव एंड कंकरेंट, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब जो हमारा मैंडेटरी इंजंक्शन है वो रेस्टिट्यूटरी भी है, प्रोहिबिटरी भी है, प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर पर्पस के लिए भी है, और कंकरेंट भी माना जाता है। ओके, अब मैंने बोला हम मैंडेटरी इंजंक्शन इशू नहीं कर सकते कब? देखो मैंडेटरी इंजंक्शन जहां पर हम कोई, देखो मैंडेटरी इंजंक्शन होता क्या है, हम किसी को रोक तो रहे हैं बट यहाँ पे क्या है, हम कुछ सर्टेन पॉजिटिव एक्ट भी करवाते हैं ताकि जो चीज थी वो पहले जैसे रिस्टोर करी जाए। बट अगर हम इसको इशू नहीं करेंगे कब? जब ए को कोई लॉस हुआ है और बी उसको कंपनसेट करने को रेडी है, तो जब इंजरी हम कंपनसेट कर सकते हैं तब तुम्हें मैंडेटरी इंजंक्शन लेने की नीड नहीं होती है। ओके, स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। मैंने बोला कि स्पेसिफिक रिलीफ किस किस फॉर्म में दे सकते हो। अब इसकी ट्रिक बताती हूँ। इसमें क्या करना है, अगर हमें इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, अपना इंडेक्स देखेंगे। इंडेक्स में देखना स्पेसिफिक रिलीफ पूरे एक्ट का नाम है, ये सारे टॉपिक्स देखना कहीं ना कहीं मिलेंगे। स्पेसिफिक रेमेडी कि जहां पे सपोज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कि कोई एक पर्टिकुलर रेमेडी है किसी चीज के लिए। इंजंक्शन जो किसी चीज को रिस्ट्रेन करता है जो हम पढ़ गए, और वहीं पे कोई चीज अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को स्टे करवाना है तो देखा जाए स्टे का कोई पर्टिकुलर नाम इटसेल्फ में नहीं दे रखा, बट स्पेसिफिक रेमेडी और इंजंक्शन है, तो इसका मतलब स्पेसिफिक रिलीफ हम किस फॉर्म में देख सकते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे थोड़ी कॉमन सेंस लगाएंगे, इंजंक्शन हम बहुत पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक रेमेडी पढ़ चुके हैं, तो अगर हमें कल को कोई लॉस हो रहा है तो हम उस चीज को क्या है, स्टे भी करवा सकते हैं, मतलब हम उसको कहीं ना कहीं रुकवा सकते हैं। तो देखा जाए तो इंजंक्शन से ही कनेक्टेड है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे, थोड़ा सा पता होगा इन एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना चाहिए जो विदाउट सेक्शन डायरेक्टली हमें नहीं दे रखे हैं। ये जो क्लास थी ये उसी के ऊपर थी, ठीक है। और अगर इसको हम ध्यान से सुनेंगे ना, हमारे उसके आसपास के सारे क्लियर भी होंगे। अब जो दूसरी वीडियो आएगी एसआरए की ही आएगी, जो सेक्शन बेस्ड तो होगी, प्लस लास्ट में मैं बेयर एक्ट से मोटा मोटा जो होता है ना प्रॉपर वैसा रिवीजन करवाएंगे ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि कौन सा टॉपिक कहाँ गिवन है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।